हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टोलाजोलिन, जो कि एक एडर्जिक एंटागोनिस्ट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग टोलाजोलिन की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रॉपर्टीज, यूजेस, स्टेबिलिटी, स्टोरेज, फॉर्मुलेशन इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टोलाजोलिन की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। तो टोलाजोलिन को हम कह सकते हैं कि ये एक इमिडाजोलिन या इमिडाजोल का एक डेरिवेटिव है। इमिडाजोल जो होते हैं वहाँ पर जो 5 मेंबर रिंग सिस्टम देखने को मिलता है, इन 5 मेंबर रिंग सिस्टम में हमें 2 कार्बन के स्थान पर 2 नाइट्रोजन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ इमिडाजोल की एक खास बात और है कि यहाँ पर चौथे और 5वें नंबर के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी देखने को मिलता है। अगर इस चौथे और 5वें नंबर के डबल बॉन्ड को हटा करके यहाँ पर हाइड्रोजन दोनों जगह एक एक जोड़ दिया जाए तो इसे हम बोलते हैं 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल, क्योंकि पहले नंबर पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसीलिए क्या बोलेंगे 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल, या इसी को हम लोग सिंपली इमिडाजोलिन भी बोल सकते हैं। तो जो टोलाजोलिन है हमारा, वो इमिडाजोल डेरिवेटिव हम कह सकते हैं या फिर इमिडाजोलिन डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। सिंपली कहें तो या एकदम केमिकली कहें तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि ये 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल का डेरिवेटिव है, जैसा कि भी हमने आपको स्ट्रक्चर में बताया। और जहाँ पर इसकी नंबरिंग हम करें 1 2 3 4 5, तो जो दूसरे नंबर का एक हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस किया जाए और एक बेंजिल ग्रुप जो है वो लगाया जाए। अब बात करते हैं बेंजिल ग्रुप क्या है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर एक CH3 लगा हो तो उसे हम लोग कहते हैं टॉल्वीन, और उसके एक हाइड्रोजन को हटा करके एज ए सब्स्टिट्यूएंट कहीं पर यूज़ किया जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, बेंजिल। तो हमारे दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर इमिडाजोल में क्या लगा हुआ है, बेंजिल ग्रुप लगा हुआ है। तो यही जो स्ट्रक्चर आपके सामने बन रहा है, बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर, यही क्या कहलाएगा, हमारा टोलाजोलिन। तो अब इसी के हिसाब से हम इसका नाम भी लिख सकते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से दूसरे नंबर पे क्योंकि बेंजिल लगा हुआ है तो बोलेंगे 2 बेंजिल 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल। कई बार मैंने देखा कुछ किताबों में इस वीडियो को बनाने से पहले तो यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाया गया है। अगर आप यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दोगे तो उसे आप 4,5 डाईहाइड्रो नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि चौथे और 5वें दोनों जगहों पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ा गया है, जिसकी वजह से यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो गया है, हट गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, 2 बेंजिल 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल, जो कि IUPAC नॉमेनक्लेचर के हिसाब से है। और क्योंकि हमने कहा कि इसे 1H इमिडाजोल या इमिडाजोलिन भी हम बोल सकते हैं, तो इसीलिए इसका नाम 2 बेंजिल 1H इमिडाजोल कॉमन नेम में, या फिर 2 बेंजिल इमिडाजोलिन के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। बट IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, 2 बेंजिल 4,5 डाईहाइड्रो 1H इमिडाजोल। याद रखना है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं लगाना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं जल्दी से। तो जो हमारा ये ड्रग है वो हमें सॉलिड फॉर्मेट में देखने को मिलता है, पाउडर फॉर्म में, या फिर क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है। छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं नेल शेप के, और पाउडर के रूप में हमें देखने को मिलता है। कलर की बात करें तो जनरली वाइट कलर का या क्रीम या ऑफ वाइट कलर का ये देखने को मिलता है। टेस्ट की बात करें तो स्लाइटली बिटर टेस्ट होता है, यानी कड़वा आता है आप जब इसको खाते हैं। एरोमेटिक ऑर्डर, जैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स के ऑर्डर आपको देखने को मिलते हैं, वैसा कुछ एरोमेटिक ऑर्डर, कुछ इरिटेटिंग से ऑर्डर हमको देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो करीब 174 से 175 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में, अल्कोहल में और क्लोरोफॉर्म में आसानी से घुल जाता है, जबकि ईथर इत्यादि में जो है ये घुलता नहीं है, इनसॉल्युबल होता है। नेचर की बात करें तो जब आप इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं तो ये थोड़ा सा एसिडिक होता है, क्योंकि इमिडाजोल जो है वो कुछ इस प्रकार से अपना एक्शन शो करता है। तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर हमें एसिडिक जो है नेचर का ये देखने को मिलता है। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की। तो जब अगर इसको हम लोग डायरेक्ट सनलाइट के रेफरेंस में लेकर के आए, या उसके प्रेजेंस में आए, उसके कांटेक्ट में आए, या हीट के कांटेक्ट में आए, तो ये डिग्रेडेट होने लगता है, ख़राब होने लगता है, टूटने लगता है और ब्राउनिश कलर का होने लगता है। सो इसको हम लोग जब स्टोर करते हैं तो वेल क्लोज कंटेनर्स के अंदर, जहाँ पे एयर या लाइट ना जाए, ऐसी जगहों पे उसे रखना है और उसे इस तरीके से पैक करना है। साथ ही साथ इसे हम लोग रूम टेम्परेचर पे, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, या फिर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के बीच में स्टोर कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूजेस की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पहले भी जो हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो सिलेबस था पुराना वाला, उसमें भी ये ड्रग थी, तो इसमें यूजेस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते थे। तो टोलाजोलिन, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि एक एडर्जिक ब्लॉकर है। और एडर्जिक ब्लॉकर कौन से ड्रग्स होते हैं, या एडर्जिक एंटागोनिस्ट हमने कहा था, कौन से ड्रग्स होते हैं, ये वो एजेंट होते हैं जो कि एडर्जिक नर्वस सिस्टम, जो हम लोगों ने पहले इसके पहले पढ़ रहे थे हम लोग, वहाँ पे 2 तरीके के आपके पाए जाते हैं रिसेप्टर्स,
अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर्स, जिनके ऊपर एड्रेनलिन इत्यादि जो है वो बाइंड करती हैं, जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बाइंड करते हैं और अपना एक्शन जो है वो शो करते हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं कि एडर्जिक जो रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक करती हैं, जो एडर्जिक जो एजेंट्स जिस तरीके से काम कर रहे थे उनके अगेंस्ट का एक्शन शो करती हैं, इसीलिए इसे हम लोग एडर्जिक एंटागोनिस्ट या एडर्जिक ब्लॉकर के रूप में जानते हैं। जो हमारी टोलाजोलिन है वो अगर और प्रिसाइजली कहा जाए तो कह सकते हैं कि ये एक अल्फा 1 सेलेक्टिव एडर्जिक ड्रग है। दो तरीके के रिसेप्टर होते हैं, एक अल्फा और बीटा, और उसमें भी जो अल्फा वाला है वो 1 और 2 दो नाम से जनरली देखने को मिलता है। तो अल्फा 1 और अल्फा 1 पे ही सेलेक्टिवली जो टोलाजोलिन है वो काम करती है। जो नेक्स्ट ड्रग आएगी जैसे पेंटोलामीन वगैरह जो आपके सिलेबस में है वो जो है वो अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों रिसेप्टर्स पे ब्लॉकिंग का काम करती है। तो ये वाली ड्रग क्या करती है, अल्फा 1 सेलेक्टिवली एडर्जिक ब्लॉकर के रूप में काम करती है। तो इसका यूज़ हम क्या कर सकते हैं, जब ये एडर्जिक ब्लॉकिंग के तरीके से काम कर रहा है तो पहला जो सबसे ज़रूरी यूज़ है वो है इसका एंटी हाइपरटेंसिव के रूप में। यानी जब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर उसका हाई हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ये एक इसीलिए वैसोडायलेटर के रूप में भी यूज़ की जाती है। मेन यूज़ इसका वैसोडायलेटर के रूप में ही है। कहने का मतलब वैसोडायलेशन क्या होता है, जब कोई एजेंट आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ओपन अप करता है, उनको फैलाता है, उनको मतलब जो नैरो हो गई उनको फैला दे। तो जब उन्हें फैलाएगा तो जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, और जो प्रेशर बन रहा था, ब्लड प्रेशर जो बन रहा था वो क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी जो एजेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वैसोडायलेटर। तो इसलिए इसके यूजेस कई जगह पे हम देखेंगे अभी। इस तरीके की कोई बीमारी जहां पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो उसको ठीक करने के काम में, तो सबसे पहला तो यही है कि जो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर होता है उसको रिड्यूस करने के काम में आता है। पल्मोनरी मतलब लंग्स। जब भी पल्मोनरी वर्ड आए तो आप समझिए कि लंग्स के बारे में बात हो रही है। जो लंग्स में जो आर्टरीज ब्लड पहुंचा रही होती हैं, आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लेफ्ट साइड से आपके हार्ट से जा रहा है, कहाँ पर, लंग्स में, तो उसके जाने पर आर्टरीज इत्यादि में किसी तरीके का प्रेशर हो रहा हो, कुछ जम गया हो, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा है लंग्स पे ऊपर, या उस जगह जो ब्लड जा रहा है उसकी सप्लाई में प्रेशर हो रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस ड्रग का टोलाजोलिन का जो है प्रयोग करते हैं। दूसरा, पेरिफेरल जो वैस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं, अब देखिए इसमें काफ़ी सारे नाम आएंगे, ये सभी एक ही दूसरे जैसे, बस थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब होता है कि जब आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाए, बहुत ही पतली हो जाए, और जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो हो रहा है जो कि लिम्स की तरफ जा रहा है, आपके जोड़ों की तरफ जा रहा है, आपके हाथ पैर की तरफ जा रहा है, वो ब्लड फ्लो कम हो जाए, जिसकी वजह से आपको प्रेशर क्रिएट होगा, आपका ब्लड प्रेशर क्रिएट होगा, आपके डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी, और ऑर्गन्स का जो है वो ऑर्गन्स के कलर वगैरह बदलने लगेंगे, या ऑर्गन्स से काम करने में दिक्कत आएगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल वैस्कुलर डिसऑर्डर। तो उसको इलाज में, या फिर इसके जैसे जो भी और हैं, जैसे कि एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस जो है एक कंडीशन है जो जनरली कोल्ड प्रदेशों में जब किसी व्यक्ति का एक्सपोजर होता है एक्सट्रीम कोल्ड से, -10 -20 डिग्री सेल्सियस के बीच में, या किसी और कंडीशन की वजह से, जब उसका वैस्कुलर जो ब्लड फ्लो है वो बहुत कम हो जाए, या जो वैस्कुलर डिसऑर्डर के रूप में से हम रख सकते हैं, जिसकी वजह से उसका जो हाथ है, उसके जो पैर हैं, उनका जो स्किन का कलर है वो ब्लू कलर का हो जाता है, या डिसकलरेशन जो है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स हैं स्किन में, या स्किन के नीचे जो पाए जा रहे हैं, वहाँ पर वैसोस्पाज्म प्राप्त होता है, यानी कि सूजन आ जाती है उसमें, और वो नैरो हो जाते हैं, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, और इसकी वजह से जो स्किन का कलर है वो बदल जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं, एक्रोनाइसोसिस। तो उसके इलाज में हम लोग टोलाजोलिन का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा आर्टियोस्क्लेरोसिस है, काफ़ी एक कॉमन बीमारी है, जहाँ पर जो कोई व्यक्ति उम्र के साथ भी होता है, कई बच्चे बहुत सारे फैट वगैरह ले रहे होते हैं, उनकी वजह से हो जाता है। तो जो फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, या ऐसी जो लिपिड जैसी कोई चीज़ जो है वो आपके आर्टरीज़ के इनर वॉल के अंदर डिपॉजिट हो जाती है। उस डिपॉजिशन के होने की वजह से जो आर्टरीज़ का टोटल जो आप कह सकते हो चौड़ाई थी, या उसकी जो क्या नाम है, जैसे पाइप होता है, जैसे नॉर्मल पानी का पाइप है, अगर उसमें अंदर काई जम जाए तो उसकी जो अंदर से मोटाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी उसका एरिया क्या हो जाएगा, कम, जिसकी वजह से ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, आर्टियोस्क्लेरोसिस। तो इसमें क्या जमेगा, आपका फैट या कोलेस्ट्रॉल, ऐसी कोई चीज़ जमा जाएगी, तो जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होगा ब्लड फ्लो पे, और
प्रेशर जो है वो जनरेट होता है। तो इसके इलाज में हम टोलाजोलिन का प्रयोग करते हैं। आप चाहें तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और इन सबको एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ एक एक पॉइंट में आप लिख भी सकते हैं। अगला है हमारा ओब्लिटरेंस। ओब्लिटरेंस जो है वो भी स्मॉल ब्लड वेसल्स में इन्फ्लामेशन या फिर उनमें जो स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स जो है वो नैरो हो जाएंगे और कई बार ब्लड क्लॉट्स इत्यादि जो है वो बनता है और उसको ब्लॉक कर देता है स्मॉल ब्लड वेसल्स को। तो उसी को हम लोग बर्जर डिसीज़ के रूप में भी जाते हैं। दोनों जो है वो सेम है, ठीक है। इनके इलाज में भी टोलाजोलिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेनाउड्स डिसीज़। रेनाउड डिसीज़ जो है वो कुछ एक्रोसाइनोसिस का जैसा ही होता है जहाँ पर स्मॉल आर्टरीज जो होते हैं आपकी कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, सिकुड़ जाती हैं और खास करके कोल्ड की वजह से, ठंडी की वजह से, और उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही थी वो इफेक्ट होती है और जो आपके बॉडी एरियाज़ में जहाँ तक ब्लड जाना चाहिए वो सही से पहुँचता नहीं है और जो वो बॉडी एरिया जैसे कुछ उंगलियों के टिप्स हो गए या पैर हो गया, हाथ हो गया, वो उनको लगता है कि वो सुन्न पड़ गए हैं और उसमें किसी तरीके की कोई हलचल नहीं हो रही क्योंकि ब्लड सप्लाई वहाँ पर जाना रुक रही है। तो खास करके ठंडे प्रदेशों में या ठंडी में ज़्यादा एक्सपोजर होने पर ऐसा हो सकता है। अगला है हमारा फ्रंट बाइट सुकेनेले। जो फ्रंट बाइट सुकेनेले है वो आपका वैसोमोटर डिसफंक्शन है यहाँ पर भी, जहाँ पे वैसो स्पाज्म कॉज हो रहा है और जो सर्कुलेटरी, जो ब्लड के सर्कुलेशन में प्रॉब्लम्स या डिस्टर्बेंस आ रही हैं जिसकी वजह से आपको क्रॉनिक पेन या फिर आपका जो कोल्ड हाइपर सेंसिटिविटी है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसके भी ट्रीटमेंट में हम लोग टोलाजोलिन का प्रयोग करते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज थ्रोम्बोफ्लेमेटाइटिस, जो कि इसी से रिलेटेड काम है। यहाँ पर भी आपको जनरली इन्फ्लामेशन दिख रहा है वॉल्स ऑफ द वेन में, जहाँ पर जो वेन्स होती हैं उनके वॉल्स में, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे जो ब्लड क्लॉट्स हैं वो वहाँ पर क्या हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। खास करके ये हमें प्रेगनेंसी इत्यादि में देखने को मिलता है। जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन का जो पैर होता है वहाँ पर आप देखेंगे तो वो थोड़ा सा सूज जाता है क्योंकि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग बन रही है और ब्लड की सप्लाई क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ऐसी कंडीशंस को हम लोग इस नाम से जानते हैं और टोलाजोलिन जो है वो यहाँ पर भी इलाज के काम आती है। तो ये जहाँ पर भी आपके ब्लड सप्लाई को रुक रहा है, ब्लड सप्लाई कम हो रही है, वहाँ जहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग टोलाजोलिन का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की बात करें तो जनरली जो है टोलाजोलिन का जो है वो हमें हाइड्रोक्लोरिक फॉर्म में या इसके साल्ट फॉर्म में हमें टैबलेट्स को देखने को मिलती हैं, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया में देखने को मिलता है। और टोलाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड का इंजेक्शन भी जो है वो देखने को, जनरली इंजेक्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो अगर ब्रांड नेम्स की बात करें तो काफ़ी कम ब्रांड्स हैं, कम कंपनियां जो इंडिया में इसको ज़्यादातर वो बेचती हैं, बट इंटरनेशनली काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं, उनका नाम हम आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले हमारा टोलाजोलिन के नाम से ही आता है क्योंकि ये जेनरिक मार्केट में जेनरिक नाम से, इसी नाम से आ जा रहा है। नेक्स्ट, वैसीमिड के नाम से, वैसोडिल के नाम से, एट्रोनिल के नाम से, प्रिस्कॉल के नाम से, बेंजाजोलिन के नाम से या फिर प्रिस्कोलिन के इस तरीके के नाम से जो है ये मार्केट में आपको देखने को मिलता है। डोज की बात करें तो 4 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से या फिर 1.8 mg पर LB के नाम से, इतने हिसाब से आप इसको एक व्यक्ति को, एक एडल्ट व्यक्ति को आप दे सकते हैं। चाहे वो आप टैबलेट के फॉर्म में, जनरली इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है, तो इंजेक्शंस के फॉर्म में आप इसी कैलकुलेशन के हिसाब से उसको दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक टोलाजोलिन, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है एनर्जिक ब्लॉकर में या एनर्जिक एंटागोनिस्ट के रूप में, और उसके यूजेस इत्यादि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, वो तो मैंने आपको बता ही दिए। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई आपके प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।